नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव से आने पहले लागू हो जाएगा सीएए। मुस्लिम भाइयों को किया जा रहा है गुमराह, ये कह रहे हैं गृह मंत्री। सीएए नहीं छीनेगा किसी की नागरिकता। सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में सीएए को लागू किया जाएगा। मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। तो इस बीच बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएए को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले सीएए जारी हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। तो वहीं दूसरी तरफ संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी हुआ। सदन में राम मंदिर पर चर्चा जारी रही। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया था व्हिप। दोपहर को 3 बजे राज्यसभा में प्रस्ताव पर चर्चा। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दोपहर को 3 बजे राज्यसभा में प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। सदन में राम मंदिर पर चर्चा जारी। राम राज कहूं आजाद भारत के इस कालखंड में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर बना, क्योंकि भगवान राम जैसे कुछ लोग सोचते हैं वो कुछ सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी है। और इसलिए उनके ज़माने, क्योंकि उनके ज़माने में आजकल के जो मत संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा उनके ज़माने में कुछ भी नहीं था। लोकसभा में रूल 193 के तहत और राज्यसभा में रूल 176 के तहत आज दोनों सदनों में ही जो राम मंदिर निर्माण का जो ऐतिहासिक महत्व है उस पर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर, उस पर आज चर्चा होगी। सदस्य अपने अपने विचार रखेंगे और मुझे लगता है कि जिस तरह से कल वाइट पेपर पे हमारे लोकसभा में जैसे अच्छी चर्चा हुई है, ऐसे ही आज भी अच्छी चर्चा होगी, ऐसा हम मानते हैं। विपक्ष क्या कहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कल वो इतनी बात कहे ना आर्थिक मामले पर। आज सत्र का अंतिम दिन है 5 साल का। प्रभु राम विराजे हैं 500 वर्षों के बाद। भव्य मंदिर बना है, इतनी सुंदर मूर्ति है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैधानिक मर्यादा के अनुसार तो आज अंतिम दिन, इसका तो यशोगान होना चाहिए ना ये प्रस्ताव। भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण की जो कल्पना और संघर्ष 500 सालों से चला आ रहा था, आजादी के 70 वर्षों बाद भी वो चलता रहा, उसकी पूर्णाहुति हुई है। आज उस विषय पर, यह विषय करोड़ों लोगों के मन की इच्छा का संकल्प है और उस पर चर्चा इस लोकतंत्र के मंदिर में हो रही है। मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए थी। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। भारत रत्न पर बोले हैं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर बयान उन्होंने दिया है। सरकार में चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक। जमीनी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया।
तो भारत रत्न के ऐलान के बाद जयंत चौधरी के सुर बदले हैं और यह अखिलेश यादव के लिए तय तौर पर खतरे की घंटी है। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों। चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत चौधरी जी जैसे ही खड़े हुए, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के लोग खड़े हो गए, कांग्रेस और डीएमके के लोग, और उन्होंने इतना ज़्यादा अपने असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग किया और हंगामा किया, और हंगामा करने के बाद उनको बोलने नहीं दिया। कौन है ये कांग्रेस के लोग आग बबूला थे। आज देखना वाला हश्र था। इन्होंने जबरदस्ती अपने हंगामे से आज जयंत चौधरी जी को किसानों के बारे में, चौधरी चरण सिंह के बारे में बोलने से रोका। इनको पीड़ा है क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद से हटाया, नरसिम्हा राव के साथ अन्याय किया। आज वो संसद में भी चर्चा नहीं होने देना चाहते। मैं समझता हूँ कांग्रेस को सार्वजनिक अपनी किसान द्रोही, अपनी पिछड़ा द्रोही आवृत्ति के कारण जो आज उनका आचरण था, उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। जयंत चौधरी जी निर्णय लेंगे, वो अपनी पार्टी के हिसाब से लेंगे। उनकी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनको लगता है कि सही काम है। एक तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, और मैं कहूँगी कि इसके बाद जो उन्होंने किसानों के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी थी, एक बड़े किसान नेता थे, और उनके अगर पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है जिन्होंने काले कानून देश में लाए, 700 से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हुई है, हत्याएं हुई हैं, रोज़ आए दिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनको कर्ज माफ़ी नहीं कर पाते हैं। अगर ये सारी चीज़ों को सोचा होता तो शायद चौधरी चरण सिंह जी भी अपनी जिम्मेदारी उस समय पे समझे होते, और उनके ग्रैंडसन जयंत भी वो जिम्मेदारी समझेंगे कि ऐसी पार्टियां और ऐसी राजनीति जहां किसान विरोधी हो, तो आपको विरोध किसानों के लिए करना ज़रूरी बनता है। तो इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का विशेष प्लान है। आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर बातचीत। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस से गठबंधन पर चर्चा चल रही है। चुनाव में बीजेपी को 6 सीट देने का टीडीपी का वादा, वाईएसआर कांग्रेस का आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का अनुरोध है। तो आंध्र प्रदेश से आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी का प्लान दक्षिण, और इस बीच माना यह जा रहा है कि टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। इस पर चर्चा भी जारी है। तो वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम नगरी अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने में जुटे हुए हैं। अवधपुरी में श्रद्धालुओं को सुगम तथा प्रदूषण मुक्त यातायात उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में प्रदेश सरकार का नगरीय विकास विभाग अयोध्या में 200 इलेक्ट्रिक बसें चला रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में 50 ई बसों और 25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाई। लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसेज तात्कालिक रूप से हम लोग अयोध्या के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या को बढ़ा करके 500 तक पहुंचाएंगे, जिससे अयोध्या और अयोध्या के अंदर इस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। अयोध्या के 6 मार्गों पर दौड़ रही ये ई बसें दिव्यांगों, महिलाओं
तथा वृद्धजनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। सुरक्षा हेतु इन्हें 5 सीसीटीवी कैमरों और 10 पैनिक बटन से लैस किया गया है। बहुत ही आरामदायक सफर है इस बस में और किराया भी पहले से बहुत कम है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी सुविधा दी है हमारे जिले के लिए। यात्री चलो ऐप से बसों को स्वयं ट्रैक भी कर सकते हैं। इन ई बसों से अयोध्या न केवल वायु बल्कि ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्त होगी। सुगम अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लो टेस्ट होना है। पटना में जेडीयू का शक्ति परीक्षण। श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों का जमावड़ा। सीएम नीतीश कुमार श्रवण कुमार के आवास पहुंचे। विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया गया था। भोज के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश। बिहार में 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले पटना में जेडीयू का शक्ति परीक्षण या यूं कहें कि शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा है, जहां मंत्री श्रवण कुमार के सरकारी आवास पर खास भोज का आयोजन किया गया। जेडीयू के तमाम विधायकों को आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है जो 12 फरवरी को नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना है, इसके लिए एकजुटता बनी रहे, इसी के मद्देनजर तमाम विधायकों को भोज के जरिए एक जगह बुलाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कल रविवार को कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के यहां सरकारी आवास पर विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के विधायक और विधान परिषद के सदस्य समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। लोग आरोप लगा रहे हैं उनके घटक दल के विधायक महादेव की पूजा बाबा धाम में नहीं कर रहे हैं, तेलंगाना चले गए हजारों किलोमीटर दूर और कसम खिलाया जा रहा है मंदिर में कि कहो कि हम वोट देंगे महागठबंधन को। इसका मतलब क्या है? खेला तो हो गया, अब तो मेला लगना है हमारे पक्ष में और एनडीए के पक्ष में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार विश्वास मत शानदार और जानदार तरीके से हासिल करेगी। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके घटक दल के विधायक अब समय आने पर बताओ। जेडीयू पूरी तरह से इंटैक्ट है और ऑल इज वेल है, आप टेंशन मत लीजिए। 12 तारीख को सारा क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिगत संबंध सबके साथ सबका है, लेकिन इसका ये कथन नहीं है कि आप जो है कि पार्टी टूट जाएगी या हम लोग बिखर जाएंगे या हम लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा बहुमत का आंकड़ा है, हम लोग जो है पार्टी जो है सरकार में आएगी। अब समय आने तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल। सीएम भगवंत मान के साथ रैली करते हुए नजर आएंगे। घर घर राशन योजना का उद्घाटन करेंगे सीएम केजरीवाल। गोइंदवाल थर्मल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पंजाब दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल। गोइंदवाल थर्मल प्लांट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही घर घर राशन योजना का शुभारंभ करते नजर आएंगे। पंजाब दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम भगवंत मान के साथ केजरीवाल रैली करेंगे।
सीधे रुक करेंगे लोकसभा का, जहां पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर। तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया, जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले, हे राम। सर, छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिमपुरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है, सर ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर बल्कि सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो, कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर, मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर मुझे, मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर, मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। सर, कंक्लूजन में
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश को किसकी जरूरत है। इस देश को अयोध्या में, तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे, पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे, अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।